हाँ, ओके द ये अभी टीचिंग सेशन के जगह मोर और लेस तुम्हारा प्लानिंग सेशन रहेगा कि हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑल दैट, जो तुमको यहाँ से किस तरीके से हर चीज को ध्यान देने का है। सबसे पहले तो टाइमलाइन खड़ी करो कि तुम्हारी टाइमलाइन में कौन से एग्जाम्स कब क्या है एंड हाउ मच टाइम फॉर व्हाट, ये सब। सबसे पहले तुम्हारी 12th एग्जाम, अभी यहाँ से अगर अपन रिवर्स कैलकुलेट करेंगे सब टाइम शेड्यूल्स, तो तुम्हारा 12th एग्जाम है। 12th जनरली तुम्हारा फेब मार्च 2025 में रहेगा। तुम्हारा सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट चाहे मत चाहो पर मई में रहेगा। यस, मई 2025 में रहेगा। तो बाकी बच्चों से तुम्हारा, जो अभी तक के बच्चों का जून अटेम्प्ट रहता रहा है, तुम्हारा मई रहेगा। 1 महीना तुमको कम मिलेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने साल में 3 अटेम्प्ट्स कर दिए हैं। तो 3 अटेम्प्ट्स करने की वजह से वो जून नहीं रखेंगे नेक्स्ट ईयर, श्योर शॉट इट विल बी द जनवरी, मई, सितंबर। इसमें खुशी की बात ये रहेगी कि आई एम एक्सपेक्टिंग इट इज मे एंड, सो मे स्टार्ट नहीं रहेगा, मे एंड रहेगा। तो बेसिकली 1 मंथ जो बाकी बच्चों को मिला है उससे भी तुमको 1 महीना कम मिलने वाला है। तो ये याद रखना कि 1 मंथ तुमको कम रहने वाला है। तो मेंटली प्रिपरेशन अभी से रखो। सो मार्च से मई के बीच में अगर मैं बात करता हूं, अप्रैल में सिर्फ 2 मंथ्स का गैप है तुम्हारे पास, ठीक है, 2 मंथ्स का गैप है। अब 12th, अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 7.5 मंथ्स अभी से। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है 1 दिसंबर। अभी 1 दिसंबर को क्यों मैं इतना ये कर रहा हूं, क्योंकि यहां से 1 दिसंबर से फेब तक, दिसंबर, जैन एंड फेब मिड, तो 2.5 मंथ्स तुम सिर्फ 12th पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, 12 बोर्ड्स के ऊपर। दिसंबर, जैन, फेब का हाफ, तो उतना टाइम पीरियड देंगे तो 12th के तुम्हारे जो स्कोर्स है वो अच्छे भी रहेंगे और तुम 12th को फोकस भी कर पाएंगे। सो बेसिकली 1 दिसंबर के पहले अभी तुम्हारे पास कितने मंथ्स है? 5 मंथ्स है तुम्हारे पास। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 5 मंथ्स है तुम्हारे पास अभी। तो ये 5 मंथ्स तुम किसके लिए देंगे? दिस 5 मंथ्स ये तुम्हारे फाउंडेशन के तरफ ज्यादा रहेंगे, और ये 12 मंथ्स तुम टोटली सीए फाउंडेशन को देंगे 100%। तो जो तुम्हारे पास टाइम पीरियड्स है, दिस इज द टाइमलाइन। अनलेस एंड अनटिल यू ड्रॉ अ टाइमलाइन तुम प्लानिंग नहीं बना सकते कभी भी। तो पहले ये टाइमलाइन दिमाग में रखो कि ये 2 महीने जो 12वीं के बाद है। अब रिवर्स थिंकिंग करो, ये 2.5 महीने में क्या करेंगे बोर्ड एग्जाम्स केस में? तो बोर्ड एग्जाम के केस में तुम्हारे राउंड्स में जाएंगे, 12th कर पढ़ने में जाएगा, रिवीजन करने में जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा फाउंडेशन की पढ़ाई जीरो रहेगी। तो अभी तुम्हारे फाउंडेशन के 5 मंथ्स है और ये 2 मंथ्स है, तो 7 मंथ्स है तुम्हारे पास। अभी 7 मंथ्स को ऐसा मत पकड़ के चलो 7 मंथ बहुत ज्यादा है। ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर तुम्हारे सिर्फ रिवीजन ही होंगे। इसके 15 डेज तो हम ही ले लेंगे पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत, क्या जैसा एसआईसी है मैथ्स का है, या छोटा मोटा कुछ पार्ट अकाउंट्स का कुछ थ्योरी पार्ट होता है जो एंड में लेते हैं, तो ऐसे कुछ पार्ट्स हम लोग तब लेंगे। तो तुम्हारे पास 45 डेज रहेंगे। 45 डेज में 4 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को 10 दिन, खत्म हो गए 45 डेज वहीं पे खत्म। सो बेसिकली तब तुमको एवरी सब्जेक्ट को 10 डेज मिलने वाले, 10 दिन में तुमको खत्म करने का है। व्हाट इज 10 डेज इज इक्विवेलेंट टू हर रोज 10 घंटा पढ़ते इफेक्टिवली। 12 घंटा बैठोगे पढ़ाई को तो तुम्हारे 10 घंटे की इफेक्टिव स्टडी निकलेगी। तो 100 आवर्स में तुमको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। 100 आवर्स में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने का मतलब मैं समझाता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में 6 सब्जेक्ट है, एलआर के 4 है, मैथ्स में कितने टॉपिक है? वाह, ये है तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल। मैथ्स के नंबर ऑफ टॉपिक्स तक नहीं पता है, 7 to 8।
चलो 7 to 8 वो 6, ये 14 और एक पकड़ लेते LR को, चारों को मिला के एक 15 घंटे। तो 15 टॉपिक्स और तुमको 100 घंटे। तो बेसिकली 15 टॉपिक्स को 100 घंटे में अगर कवर करना है तो 7 to 8 आवर्स पर टॉपिक आता है। 7 आवर्स पर टॉपिक अगर तुमको कवर करने का है तो 7 आवर्स पर टॉपिक में तुम क्या करेंगे? मॉड्यूल को 3 घंटे, स्कैनर को 2 घंटे, प्रीवियस पेपर को 2 घंटे, खत्म हो गए। पढ़ेंगे कब? तो ये तो इसमें तो रिवीजन होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड पर टॉपिक 7 आवर्स में अगर तुमको एक आधा चैप्टर खत्म करना है 7 आवर्स पर चैप्टर, तो अभी से ये देखो कि एक टॉपिक को पढ़ने को मेरे को कितना टाइम लग रहा है। एक ट्रायल के लिए एक चैप्टर लो, ट्रायल के लिए चैप्टर देखो कि क्लास के नोट्स, मॉड्यूल, स्कैनर, इन सबको कितना टाइम लग रहा है। अगर इन सबको तुमको 14 से 15 घंटे लग रहे हैं तो तुम रिवाइज कर कर कॉम्प्रेस कर करके 7 आवर्स तक लेके आ सकते हो। ठीक है, इट कैन नॉट बी द फर्स्ट रीडिंग, इट हैज टू बी द रिवीजन। 7 आवर्स में पढ़ाई नहीं होती है, 7 आवर्स में रिवीजन होता है पर टॉपिक। ओके, तो इट्स बेसिकली पकड़ो, आज दिन भर जितने बार तुम बीसीए में क्लास में आए उतने टाइम पीरियड के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट करना है। फिर वो टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कुछ भी एक टॉपिक, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 7 आवर्स के अंदर पूरा टॉपिक कंप्लीट विथ ऑल आईएमपी क्वेश्चंस। सो अंडरस्टैंड दैट अगर उतने इसमें सब कुछ होना चाहिए तो वहां पे रिवीजन होगा। तो दीज टाइम पीरियड्स आर स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड। ये तुम्हारे किसके लिए है? ये तुम्हारे रिवीजन के लिए है। ये टाइम पीरियड पढ़ाई के लिए नहीं है। तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड पढ़ाई के लिए बनता है। दिस इज योर स्टडी टाइम। ठीक है, अब ये स्टडी टाइम है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? सभी सब्जेक्ट जो यहाँ पे तुम्हारे अभी टीचिंग चालू है, इन सभी सब्जेक्ट का तुम्हारा क्लास नोट्स प्लस मॉड्यूल खत्म चाहिए, मतलब चाहिए, जिनको एटलीस्ट पास होने का है, 50% तक आने का है। जो 60-70% तक जाना चाहते, प्लस तुम्हारे बाकी एक एक्स्ट्रा नोट होनी चाहिए। इट कैन बी अ स्कैनर, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, तो ये 3 चीजें तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट, नॉक ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, कि तुम खुद को एक बार सीरियस करो कि ये टाइम पीरियड में तुम कर पाएंगे क्या, और नहीं कर पाते तो मुझे तुम समझाओ कि कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे को तो 10 साल से प्रैक्टिस है, मेरे को तो नहीं पता कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं। तो तुम बताओ मुझे। 2.5 महीने में 12वीं पढ़ेंगे, 2 महीने में उसका रिवीजन करेंगे, बचे ये 5 मंथ्स है। इस 5 मंथ्स के अंदर तुमको गणपति, दांडिया, दिवाली, ये सब भी खेलने का है, सब अरेंजमेंट करने का है, गुजरात जाने का है, घूमने का है, सब जगह इधर उधर तुमको मजे करने के। कैसा? तो ये सब टाइम पीरियड तुम नहीं कर सकते। तो लास्ट ईयर में जो एंजॉय कर लिया, अब कुछ भी नहीं है। दीज आर द लास्ट 5 मंथ्स। तुमको अगर लगता रहेगा साल है, गया साल, 5 मंथ्स है, 150 डेज, रिवर्स क्लॉक शुरू हो गई तुम्हारी। टिकटॉक 150 डेज को रिवर्स काउंटिंग में शुरू करो तुम लोग। अब तुम फ्रंट में रहना ही नहीं चाहिए। तो 150 डेज के अंदर 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं, चालू है उसके साथ। तो कितना था? एवरी सब्जेक्ट यू गेट 1 मंथ एंड 7 डेज, 37 डेज पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट 37 डेज है तुम्हारे पास। अब तुम्हारा कैलकुलेशन लगाओ, दिमाग लगाओ, और उस हिसाब से प्रिपरेशंस को टाइम्स दो। जो कुछ भी जिसकी एग्जाम है वो पढ़ रहे, मन में आए वो दूसरा पढ़ रहे, ऐसा नहीं। अगर जिसकी एग्जाम है उसकी पढ़ रहे हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, फर्स्ट रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। नेक्स्ट टाइम ये पढ़ने को सिर्फ रिवीजन को ही मिलने वाला है, उस एंगल से पढ़ो। उस एंगल से पढ़ना मतलब क्या होता है? अगर मैं अकाउंट्स लेके बैठा हूं, से फॉर एग्जांपल एक आधा टॉपिक है अकाउंट्स का, मैं जो लेके बैठा हूं पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो अगर मैं पार्टनरशिप अकाउंट्स लेके बैठा हूं तो मेरा क्या काम बनता है? जैसे ही मैं मॉड्यूल कंप्लीट करता हूं या नोट्स कंप्लीट करता हूं, सबसे पहला मेरा काम रहेगा नोट्स के नंबर, नोट्स के क्वेश्चन के सामने या मॉड्यूल के क्वेश्चन के सामने लिखूंगा सिमिलर टू नोट, सिमिलर टू नोट, सिमिलर टू नोट्स, या नोट्स में लिखूंगा सिमिलर टू मॉड्यूल, सिमिलर टू मॉड्यूल, सिमिलर टू मॉड्यूल। किधर ना किधर तो ये होना चाहिए। और फिर एबीसी कैटेगरी होनी चाहिए।
क्या एबीसी कैटेगरी, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, कौन से बहुत डिफिकल्ट है। अगर सपोज तुमको फर्स्ट रीडिंग में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी, डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करो, सी कैटेगरी में डाल दो। इजी एंड मीडियम एंड डिफिकल्ट कैटेगरी में अभी से तुम्हारा होना चाहिए। हर क्वेश्चन के सामने तुम्हारे पास ए बी सी कैटेगरी लिखा होना चाहिए, मतलब चाहिए। अगर तुम अभी स्मार्ट नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे, तुमको लग रहा कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, दिस इज द टाइम। इसी टाइम के अंदर तुमको सब डिसीजंस लेने हैं कि कौन से क्वेश्चन इजी मीडियम डिफिकल्ट है, अभी पढ़ते समय लिखना चालू कर दो और तुम्हारा डबल एफर्ट्स बचा। व्हाट इज डबल एफर्ट्स? डबल एफर्ट्स मतलब ये होता है कि मॉड्यूल जब तुम पढ़ रहे हो, से फॉर एग्जांपल, और उसमें तुमको सिमिलर तुम्हारे नोट्स के जैसे दिख रहे, तो मॉड्यूल में से तो कट करो कि ये नोट्स के जैसे सिमिलर है, तो बाद में जब मैं मॉड्यूल पढ़ूंगा तो उतने क्वेश्चंस में रिपीट नहीं करूंगा। एंड मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल के जैसे सिमिलर है तो लिखो कि ये क्वेश्चन इसके सिमिलर है, इतनी ही एडजस्टमेंट अलग है, सिर्फ उतनी एडजस्टमेंट हाईलाइट होनी चाहिए, उतनी एडजस्टमेंट मैं बाद में करूंगा। पूरे अकाउंट का एक क्वेश्चन करने को मुझे तो 40 मिनट्स लगते थे, 30 to 40 मिनट्स, तो आई कैन नॉट स्पेंड 30-40 मिनट्स ऑन रिपीटेशन। फर्स्ट रीडिंग के टाइम कर सकता मैं रिपीटेशन के लिए, तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए मैं तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। नया क्वेश्चन में जितना भी सेपरेट एडजस्टमेंट है, जितना अलग एडजस्टमेंट है, उतना ही सॉल्व करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। कैलसी पे सॉल्व करके देखना पड़ेगा मुझे सब चीजें, और ये ट्राई करो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए, तो ये सब तुमको अभी करना पड़ेगा। तो दिस इज योर जॉब। लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ पढ़ते समय कौन से रिपीट क्वेश्चंस है कट करो, कौन से मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हो उसको स्टार मारो, 3 स्टार दो, 4 स्टार दो, जो करना है करो, बट तुमको अभी से स्मार्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग स्मार्ट नोट्स, यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल, क्योंकि बाद में तुमको टाइम कम रहेगा, पढ़ना बहुत कुछ रहेगा, और तब तुम ये सब मैनेज नहीं कर पाएंगे स्मार्टली। तो तुम अभी से नोट्स पढ़ते समय ऐसा रखो कि बाद में पढ़ते समय मेरे आधे से छाटनी हो जाए, मेरे आधे के ऊपर चीजें फिल्टर आउट हो जाए। अभी तुमको, यू आर नाउ इन फिल्टर पोजीशन, कौन से इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका क्लियर कट माइंड में होना चाहिए जवाब। तो जितना प्योर फॉर्म है वही बाद में पढ़ूंगा मैं, तो ये तुम्हारा काम बनता है ये 5 मंथ्स के अंदर। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिल्टराइजेशन इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फॉलो फ्रॉम द डे। अगर अभी तक करते हैं तो वेरी गुड, नहीं करता है तो अभी से करो। चैप्टर फिल्टरेशन, चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन फिल्टरेशन, सब चीजों का फिल्टरेशन चालू होगा। अगर तुम मेरे सीए फाइनल का एक आधा लॉ का बुक अगर मेरा ला के बताऊंगा ना मैं, तो मेरे डायरेक्ट एक पेंसिल रहती थी, पढ़ लिया, मुझे लगा कि ये रिपीट है, पेंसिल से डायरेक्ट कट, पेंसिल से, पेन से नहीं, बाद में पढ़ सकता हूँ। तो मुझे वो 1100 पेजेस का मॉड्यूल था हमारा, तो 1100 पेजेस को मैंने 300 पेजेस में श्रिंक कर दिया था, और उसमें एक भी पार्ट मेरा मिस नहीं हो रहा था। मैंने उतने स्मार्टली वो चीज मैनेज करी थी। और ये फर्स्ट रीडिंग के टाइम ही करना, फर्स्ट रीडिंग के टाइम करेंगे तो मेरे पास प्योर गोल्ड बचेगा, उतना ही मेरे को बाद में पढ़ने का है। फिर उसके अंदर भी एबीसी कैटेगरी। तो एग्जाम डे को देखो, एकदम सिंपल लॉजिक तुम्हारे दिमाग में बिठाना है। एग्जाम डे को टाइम तुमको कितने दिन अवेलेबल है? आज एग्जाम है, कल छुट्टी है, फिर परसों एग्जाम है, बराबर। ऑल्टरनेट डे एग्जाम होगी तुम्हारी, तो हाउ मेनी टाइम यू हैव, हाउ मच टाइम यू हैव? आज अगर एग्जाम तुम्हारा 5 बजे छुटता है, तुम घर पे आने तक 5:30-6 हो जाएंगे, खाएंगे, रेस्ट करेंगे, 7 बजे उठेंगे, 7 बजे तुम पढ़ने की हालत में हो, तो 7 बजे से चलो एग्जाम है पकड़ के 10 या 11 बजे तक पढ़ लेंगे। कितने घंटा हुआ? 4। दूसरे दिन 12, 16 घंटे हो गए। जिस दिन एग्जाम है उस दिन सवेरे 7 बजे उठे, 1 घंटे की फ्रेशअप कर लिए, 8 बजे से 8 से 12, 12:30, 4.5 घंटा, तो 20 घंटे की पढ़ाई होती है, खींच तान के 21 घंटा, तो 20 घंटे की इनफ है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर 20 घंटे में मुझे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम, तो दैट इज द 3rd रिवीजन। तो मुझे उसके पहले वाला रिवीजन 20 घंटे से ज्यादा क्या होता है? 40 घंटा, 30 घंटा, तो मुझे उसको 40 घंटे में फिट करना पड़ेगा, और वो 40 घंटा मेरा यहां पे आता है, ये इसके पहले वाला, और 40 के पहले वाला होता है 80। तो ये तुम्हारा एग्जाम के टाइम पे, देखो तुम्हारा एग्जाम के टाइम पे होगा 3rd रिवीजन। तुम्हारा अप्रैल एंड मई मंथ में, तो तुम्हारा अप्रैल मई मंथ में रहेगा तुम्हारा, सॉरी,
सेकेंड रिवीजन, और अप्रैल में रहेगा तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन। तो ये होगा तुम्हारा 20 आवर्स का, ये होगा तुम्हारा 40 आवर्स का, और ये रहेगा तुम्हारा 80 आवर्स का। तो ये याद है क्या, मैंने इधर बोला था तुम्हारे पास 2 महीने हैं, 2 महीने में तुम्हारे हर सब्जेक्ट को 100 to 120 आवर्स अवेलेबल है। 10 दिन, 10 हर रोज 12-12 घंटा बैठना है बोला था। 120 घंटे का कैलकुलेशन इस तरीके से आएगा। सो ये उस टाइम पीरियड में तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन कंप्लीट हो जाएंगे। अब तुम्हारा जो बचाव का टाइम है ये वाला मंथ, कौन सा वाला, जुलाई से नवंबर। जुलाई से नवंबर में तुमको फर्स्ट रीडिंग करनी है। जुलाई से नवंबर में तुम्हारे फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो दीज आर द 5 मंथ्स यू हैव अवेलेबल। उसके अंदर तुमको रीडिंग करना है। अप्रोक्सीमेटली एवरी सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास 40 डेज है। तो 40 डेज के अंदर तुमको प्रिपरेशंस करनी है। तो उसके अंदर तुम्हारा मॉड्यूल, क्लास नोट्स एंड हो सके तो स्कैनर और सम एक्स्ट्रा बुक तुमको कवर करने की कोशिश करनी है। तो दिस इज योर बेसिकली मोटा मोटी टाइम शेड्यूल, और ये तुमको इसके हिसाब से चलना है। और अभी मैं ये बोल रहा हूं कि अभी पढ़ते समय ध्यान रखो कि अगले बार मैं पढ़ते समय 80 घंटे में कैसे पढ़ सकूं, इसकी तुमको चिंता करनी चाहिए। अगर मुझे कौन सी चीज आज पढ़ने में 120 घंटा 150 घंटा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसको अगली बार मैं हाफ कर सकता हूं। बट हाफ करने के लिए पहले से पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। तुम अगर अभी पढ़ रहे उतना बाद में पढ़ेंगे तो उतना टाइम लगेगा, कम क्यों लगेगा। ये पढ़ते समय 80 घंटे में कैसे करना वो सोचो, और 80 घंटे पढ़ते समय ये सोचो कि 40 घंटे में कैसे करना, और 40 घंटा पढ़ते समय सोचो कि 20 घंटे में कैसे करना। यू कैन नॉट कॉम्प्रेस एट द सेम टाइम, थोड़ा 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 करके कॉम्प्रेस होता है। तो ये कॉम्प्रेस प्रोसीजर तुम अभी चालू करो, ये तुम्हारा है। अभी मैथ स्टार्ट के स्पेसिफिकली मेरे सब्जेक्ट की बात करना है तो तुमको क्या करना है। सो मैथ स्टैट्स के केस में तुमको ये करने का है कि मॉड्यूल के तुम्हारे रट्टा रिक्वायर्ड क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चंस वहां पे लिखे हो जाने चाहिए, मॉड्यूल में टिक होना चाहिए। और एक नोटबुक बनाओ शॉर्ट, नहीं तो अगर अपनी ही नोटबुक है उसमें अगर चैप्टर वाइज अगर तुमने कुछ पेजेस छोड़े होने चाहिए थे वहां पे है तो वहां पे लिखो, नहीं है तो अलग नोटबुक बनाओ वहां पे लिखो मॉड्यूल के आईएमपी क्वेश्चंस, मॉड्यूल के रट्टा रिक्वायर्ड क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना, प्रॉपर क्वेश्चन लिखना, प्रॉपर क्वेश्चन लिखना और उसके नीचे आंसर लिख देना। उससे क्या होगा, मेन एग्जाम के टाइम पे जब तुम पढ़ने को जाएंगे तो तुम्हारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है कि क्या पढ़ने का और किसका आंसर क्या है, तो हेडेक ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास। तो वो सब चीजें, तो इससे मॉड्यूल फिल्टर हो गया, मॉड्यूल से मुझे आईएमपी क्वेश्चन मिल गए, रट्टा रिक्वायर्ड क्वेश्चन मिल गए, मॉड्यूल फिल्टर हो गया। अगर एक आधा क्वेश्चन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है तो क्वेश्चन नंबर डालो, पेज नंबर डालो, तो तब तुम फटाक से ओपन करके देख सकते हो। इलस्ट्रेशंस अभी तक तुमने सॉल्व नहीं किए मॉड्यूल के, मुझे पता है, मेरे को अगर पढ़े रहते तो मेरे पास डाउट लेके आते थे, मेरे को डाउट ही नहीं लेके आए, तो मुझे तभी समझ में आ गया कि बच्चों ने मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन सॉल्व नहीं करे वाले। व्हाट आर इलस्ट्रेशंस, मॉड्यूल में सॉल्व क्वेश्चंस। फिर तुमने मॉड्यूल के सॉल्व क्वेश्चन ही नहीं करे तो सॉल्व क्वेश्चन के आईएमपी क्वेश्चंस कौन से वो लिख के रखना। नोट्स के अंदर मैंने स्टार्टिंग में आईएमपी पेजेस लिख के रखे वाले वो पेजेस पढ़ना। मॉड्यूल की क्लास नोट्स के कौन से क्वेश्चन तुमको इंपॉर्टेंट फील हुए वो टिक करके रखना, ये तुम्हारा काम है। अब 20 से फिल्टरेशन चालू कर दो तो ये सब चीजें तुम्हारे पास एक जगह आ जाएगी। एक जगह जब आ जाएगी तो तुमको बाद में पढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि क्या करने का है। अभी पढ़ते समय रफ में सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन के अंदर तुम कैलसी पे ट्राई करना, कितने आंसर फटाफट आ सकते कैलसी पे। प्रॉपर इज्जत से लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट रीडिंग के टाइम भी नहीं है। अकाउंट्स के केस में है, फर्स्ट रीडिंग के टाइम में तुम रफ में तो भी टी फॉर्मेट में सॉल्व करो। फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन में तो तुमको सिर्फ देख के निकालना है, फास्ट 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 लिख के रखने का। थर्ड रिवीजन तो सिर्फ देखना चाहिए, सॉल्व करना ही नहीं है। फर्स्ट रिवीजन में तो थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तुम। तो ये सब है। अभी इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या देगा, तुम्हारी ग्रुप स्टडी। व्हाट इज ग्रुप स्टडी? ग्रुप स्टडी ये नहीं होती कि 5 लोग मिलके एक साथ बैठ के पढ़ाई करें, दिस इज नॉट अ ग्रुप स्टडी। सबसे गलत डेफिनेशन है ग्रुप स्टडी का। सबसे करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रुप स्टडी इज 5 लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि आज क्या पढ़ना है, हर एक जन अलग अलग बैठेगा, वो पढ़ाई करेगा और एक जगह आके एक में को डाउट पूछेंगे, एक में को क्वेश्चन करेंगे, इसको ग्रुप स्टडी बोलते हैं।
दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप स्टडी। कि भाई चल मैं भी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ता, तू भी पढ़, तू भी पढ़, तू भी पढ़, फिर सब लोग एक दिन के अंदर पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट डे सब मिलेंगे, नेक्स्ट डे मिलने के बाद फिर उसको क्वेश्चन पूछेंगे, इसका आंसर क्या है, उसको उसके क्वेश्चन पूछो, क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछो, डाउट्स पूछो, 1 घंटे में मिलके 1 घंटा तुम्हारा वही होगा, डाउट्स, क्रॉस क्वेश्चनिंग, ये सब। इसकी वजह से क्या होगा, इंटरैक्टिव स्टडी हो जाएगी, सब याद रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप स्टडीज। और ये सबसे पहले फिल्टर आउट करो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम गर्ल्स में आएगा, बॉयज में भी आता है पर होगा क्या, योर फ्रेंड्स आर डिफरेंट एंड स्टडी बडीज आर डिफरेंट। ये स्टूडेंट थोड़ा गलत कर देते हैं फ्रेंड एंड स्टडी बडीज में। फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, अपने से होशियार, अपने से ये, अपने इतना, कोई भी फ्रेंड हो सकता है। स्टडी बडीज सिर्फ ऐसे होते हैं जो अपने वेवलेंथ से मैच करते हैं, ना बहुत अपने आगे रहे या बहुत अपने नीचे रहे। अगर बहुत आगे वाला अगर तुम पढ़ लेंगे, तुम खुद को डीमोटिवेटेड पाएंगे, बहुत नीचे कर लेंगे, ओवर मोटिवेट हो जाएंगे, या फिर बर्डन फील करेंगे, उसको समझाते समझाते तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगे। सो अपने लेवल का ढूंढो और अपने लेवल के दोस्तों के साथ प्लान अप करो, स्टडी प्लान अप करो, ये करो। और दोस्तों को बुरा, अगर वो सच्चा दोस्त है तो बुरा नहीं मानेगा, अगर बुरा मानता है तो दोस्ती नहीं है। दोस्त अपने इमोशन क्वोशंट को मैच करता है, स्टडी क्वोशंट को मैच नहीं करता है। तो भाई ये करियर के लिए साथ में बैठे वाले हैं। अब मेरे दोस्त है गधे के गधे, उसको गाली देके बुला लेते, क्या करे, दोस्त है, ठीक है। सो दोस्ती और स्टडी का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ध्यान में रखो, कोई गिले शिकवे नहीं रहना चाहिए, आराम से बातें करो, उनको क्या प्रॉब्लम है, पार्टी करो, बर्थडे सेलिब्रेट करो, ये सब करो, उसके लिए फ्रेंड्स है, दे आर फॉर दैट, शेयरिंग योर लाइफ उसके लिए है। स्टडी शेयरिंग के लिए कोई अलग है। ग्रुप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 3-4 के ऊपर का ग्रुप नहीं होता है, 3-4 के ऊपर टाइम पास होता है, ठीक है। 2-3 इज आइडियल नंबर, मैक्स 4, इसके ऊपर का बड़ा ग्रुप नहीं होता। तो पढ़ाई को लेके बैठो, इंडिविजुअल पढ़ाई कर रहे हैं तो भी चलता, कोई इशू नहीं है। ये सब चीजें हो सके उतने पेपर्स देने के, वो सब चीजों का तुमको ध्यान में रखने का है। तो ये अभी प्लान अप करते समय हर सब्जेक्ट को देखना है तो अकाउंट्स का मॉड्यूल लिख के सॉल्व होना चाहिए, रफ में या फेयर में, एनीथिंग, पर मॉड्यूल पूरा सॉल्व होना चाहिए लिख के। फॉर्मेट के साथ करो, बिना फॉर्मेट के करो, रफ पेज पे करो या कैलसी पे करो, आई डोंट केयर, मॉड्यूल पूरा सॉल्व होना चाहिए अकाउंट्स का। जो अकाउंट्स का मॉड्यूल सॉल्व करता है वो 60+ मिनिमम स्कोर करता है। क्लास नोट्स मॉड्यूल कर लो, 70-80+ चले जाएंगे तो, ओके। तो अकाउंट्स के लिए वो चीज है। लॉ के लिए राइटिंग पढ़ना तो है, पढ़ना तो मुश्किल, मतलब पढ़ना इज इनएविटेबल, लॉ नहीं पढ़ेंगे तो कैसा, पर लिखना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बच्चों को ये आता है, सर आई अंडरस्टैंड द लॉ बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस द लॉ। सो एक्सप्रेस करना सीखने का है तो उसको लिखना सीखो। Unless and until you write, you cannot express yourself. And the only way to express in CA Institute is writing the papers. वाइवास तो होते नहीं है सर, हम बोल के बता सकते हैं, वाइवा तो होता नहीं है, तो एक ही पेपर है राइटिंग, तो लिख के निकालो। इंस्टीट्यूट को जो चाहिए उसकी प्रैक्टिस अभी से करो। तुम घोकम पट्टी क्यों कर रहे हो, ऐसा ऐसा 4 बार गोली खा के, ये कार के, दारू पिया, तो क्या क्यों इतना गगम पट्टी कर रहे हो? जो इंस्टीट्यूट पूछने ही वाली नहीं है तुमको, पूछने वाली क्या, इसका आंसर क्या है, ऐसा नहीं, तुमको नहीं पूछने वाली, तुमको लिखने में पूछने वाली है। तो जो चीज में पूछने वाले उस फॉर्मेट में पढ़ो, लिख के पूछने वाली है तो लिख के प्रैक्टिस करो, राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले भी बोला था, 2-3 बच्चों ने फॉलो किया, मुझे लाके भी बताया, अभी बाकी बच्चों ने मे भी फॉलो किया रहेगा और मुझे नहीं बता रहेगा, दैट इज ओनली पॉसिबल सिचुएशन। अभी कुछ कुछ बच्चे तब नहीं जागे तो अब जागो। पहले 7 दिन क्वेश्चन पढ़ना और लगेज लिखना, देख देख के लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश के बाद फिर लिखो, और अटक गए तो देख के लिखो। थर्ड फेज आता है, थर्ड फेज में तुम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, थोड़ी देर के बाद, आधे 1 घंटे के बाद, 4-5 घंटे के बाद लिखेंगे,
और उसके बाद ट्राई करेंगे मैच करने को कि अपना मैच हो रहा है क्या। और ये फेज आएगा 20 दिन के बाद, ये फेज आएगा कि तुम सवेरे पढ़े वाला शाम में भी याद आ रहा तुमको, और उसके हिसाब से अगला पढ़ते समय या अगला पढ़ाते समय तुम ध्यान देंगे। सो ये पैटर्न को तुमको बेसिकली फॉलो करना पड़ेगा। तो लॉ के लिए वो है, मैथ्स के लिए मैंने अभी बताया, मैथ स्टैट्स एंड एलआर के लिए तुमको मॉड्यूल, स्कैनर एंड नोट्स तीनों सॉल्व करने हैं। एंड बचता है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू पैटर्न है सेम एज मैथ स्टैट्स रहेगा, उसका भी सेम चीज, अलग कुछ नहीं रहेगा उसके लिए। ये सब होने के बाद सेकेंड थिंग जो तुमको करनी है, सबसे पहले पर्सनल टारगेट डिसाइड करो। अनलेस एंड अनटिल यू डिसाइड योर ओन टारगेट यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। क्या टारगेट है भाई? 400 मार्क का पेपर है, मेरा टारगेट क्या है? एक टारगेट डिफाइन करो। देखो टारगेट अगर वेग है ना तब तक तुम एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो पहले टारगेट को बहुत अच्छे से डिसाइड करो। क्या डिसाइड करना है टारगेट को? मुझे से फॉर एग्जांपल एक आधा स्टूडेंट है ऐसा बोल रहा कि सर मेरे को 300 प्लस लाना है, और एक दूसरा स्टूडेंट है सर मैं 240 में भी खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम। हर एक का पर्सनल टारगेट होगा और पर्सनल टारगेट ही इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट का तो टारगेट 200 ही है बस, तो इंस्टीट्यूट का 200 है तो तुम 240 है तो यू शुड बी हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 200 के ऊपर का कोई भी टारगेट इज वेलकम। अगर कोई 300 है इसका मतलब क्या है कि वो 100 मार्क गंवाने के लिए रेडी है, और कोई 240 है मतलब वो 160 मार्क गंवाने के लिए रेडी है। अब ये देखो कि अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड स्टैट्स, इसके अंदर मैथ्स इको, अब ये देखो कि तुम ये 100 मार्क किधर क्या जाने वाले हैं। तुम्हारा सबसे वीक कौन सा रहेगा? सपोज फॉर एग्जांपल कोई बोलता लॉ, सर मेरे लॉ में 60 आएंगे, तो 40 इधर चले गए तो बचे 60। तो सर हमारा मैथ्स और वीक है, तो सपोज इधर गए 20, तो बचे कितने? 40। अभी 40 बचे, या सपोज हाँ, तो अकाउंट्स में सपोज तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रांग है, उसमें तुम्हारे सपोज 15 चले गए तो इधर 25, तो ये तुम्हारा टैली आ गया। क्या टैली आ गया? अकाउंट्स में 85, लॉ में 60, मैथ्स में 80 और इको के अंदर 75। अगर सपोज कोई बोलता कि मैथ्स मेरा बहुत वीक है तो इसमें 70 कर डालो और इसके अंदर तुम्हारे 85 ला लो। क्या बैलेंसिंग करना है वो देख लो। ये तुम्हारा बन गया रिपोर्ट कार्ड। एक बार रिपोर्ट कार्ड बन गया, अभी मुझे ये समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट को मुझे कितना टारगेट देके किस तरीके से पढ़ना है। जो मैंने मार्क्स निकाले हर पेपर में उतने परसेंट आने चाहिए उस सब्जेक्ट के। नहीं आ रहे, खुद को क्वेश्चन पूछो कि मुझे कम क्यों आ रहे। 160 मार्क कम करने हैं तो करो, सब्जेक्ट वाइज कम करो। कौन से सब्जेक्ट में मैं कितना गंवाने वाला हूं? लॉ में 50, मैथ्स में 50, अकाउंट्स के अंदर 30, इसके अंदर 30। आ गया रिपोर्ट कार्ड 70, 50, 50, 70। तो ये तुम्हारा स्कोर कार्ड रहने वाला है, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन चालू करो। तो रिपोर्ट कार्ड बनाओ। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थी एनालिसिस। जब भी एक आधा पेपर तुम लिखते हो और पेपर चेक करके तुम्हारे पास आता है, सपोज पेपर हुआ 40 मार्क का और तुमको पेपर में आए 25 मार्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने गए? 15 मार्क। 15 मार्क का रीजन होने चाहिए मेरे पास। 15 मार्क के रीजन होने चाहिए। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन नहीं हुआ बोल के कितने गए? टाइम कम हुआ बोल के कितने गए? सिली मिस्टेक्स कितने हुए? कितना मैंने से फॉर एग्जांपल इंटरप्रिटेशन गलत निकाला, मुझे लगा एक चीज निकला दूसरी चीज, ऐसा। तो ऐसा बाइफर्केशन होना चाहिए कि कौन से किधर है, तो अकॉर्डिंगली यू विल ट्राई। अगर मुझे समझ में आ रहा है मार्क्स कम आ रहे पर किधर जा रहे यही नहीं समझ में आ रहा, इससे तुमको ये समझ में आया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। एक बार प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर मेरा टाइम की वजह से ज्यादा मार्क जा रहा है तो घर पे प्रैक्टिस करो। एक रूलिंग पेज लो, एक रूलिंग पेज को टॉप से चालू करो, बॉटम तक खत्म करो। टॉप से लेके बॉटम तक खत्म करो, एक भी स्पेस नहीं छोड़ना, एक भी गैप नहीं करना, पूरा लिख के निकालना। 20 मिनट में होना चाहिए, देख देख के।
अगर 20 मिनट में तुम्हारा टॉप टू बॉटम लिख के होता है तो तुम प्रॉपर स्पीड पे हो। जानबूझ के ऐसा स्पेसिंग भाग भाग के नहीं लिखने का, कट टू कट एकदम ये सब चीजें लिखने का। एक लंबा सा तुम्हारी नोटबुक नहीं, मैं रूलिंग पेज बोल रहा हूँ जो पेपर के वहां पे आता है, तो वो वाला, ये वाला नहीं। ये चिंदी तुम्हारे बहुत कम हो गए पेजेस की साइजेस। स्टेशनरी शॉप में जाओ, उनको रूलिंग पेज मांगो, उन्होंने देंगे ऐसा लंबा सा कागज। वो रूलिंग पेज का वन साइड तुम्हारा 20 मिनट्स में होना चाहिए पूरा, देख देख के, बिना देखे नहीं। बिना देखे स्पीड फास्ट होती है, देखने का स्पीड कम होती है। तो वो 20 मिनट्स में हो रहा है क्या देखो। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उसको और स्ट्रिंजेंट करो, 18 मिनट 15 मिनट 17 मिनट तक लेके आओ और तुम्हारा राइटिंग स्पीड बढ़ाओ। तो ये सब चीजों के लिए ध्यान दो अभी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। बट दैट डजंट मीन कि तुम 12th को पूरे हवा में छोड़ देंगे। अब तो 12th के अंदर तुमको अकाउंट्स एंड मैथ्स को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट मेन फाउंडेशन में भी रहने वाले हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 12th, it is simultaneously means you are preparing for foundation. So it is not either or, it is always with the combination. अगर 12वीं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो वो फाउंडेशन अकाउंट्स भी पढ़ ही रहा हूं, 12वीं मैथ्स पढ़ रहा हूं तो फाउंडेशन मैथ्स भी पढ़ ही रहा हूं, क्या अलग है। ठीक है, तो तुम्हारे ये बाकी जो अभी इको एसपी एसएल ये सब सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट का टाइम पीरियड है, तो वो तुम अगर अभी नहीं देंगे तो वो 2.5 महीने में रिवीजन नहीं होगा। तो उधर टू द पॉइंट जितना एग्जाम में है उतना, और क्लास में 100% ध्यान रखना, और जितना एग्जाम में पूछा है उतना तुमको आना चाहिए। उतना कर लेंगे ऑटोमेटिक वो भी चीजें हो जाएंगे। देखो अगर तुमको ये फील हो रहा है इतने सब्जेक्ट इतना सब इतना टाइम कैसे मैनेज करना है, ये क्वेश्चन अगर तुमको आ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तुमको ध्यान में रखने का है कि यही इतने सारे सब्जेक्ट इतना सारा टाइम के साथ अभी तक के सब बैचेस ने मैनेज किया है, और अभी तक के बैचेस ने नहीं, ऑल ओवर इंडिया मैनेज कर रहा है। यू आर नॉट अ न्यू। खुद को ऐसा कोसो मत, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, 8-10 घंटे के क्लासेस, सैटरडे संडे के टेस्ट, उसमें फाउंडेशन, ये वो, क्या क्या प्रेशर झेलेगा इंसान। देखो इतने प्रेशर में तपोगे तो आगे जाके टिकोगे, अगर अभी नहीं तपोगे तो बाद में क्या टिकोगे। तो करना तो है ही। ठीक है, अभी तो तुम यंग है, क्या फर्क पड़ता है। दिवाली ये क्या है, फेस्टिवल शादी वगैरह 20-20 घंटा एंजॉय करते, तब तो नहीं सोचते, अभी क्यों सोच रहे हो। सो दिस इज योर प्रिपरेशन टाइम। ये तुम फौलाद बन रहे हो तो उतना तो तुमको पिघलाएंगे, तपाएंगे, ठोकेंगे, सब करेंगे तुम्हारे साथ, तो होगा ही तुम्हारा। तो ये सब तुम्हारे दर्द सहेंगे, तब जाके तुम आगे जाके आयरन प्रॉपर आयरन स्ट्रांग बनेंगे। तो रोने की जगह एंजॉय करो ये जर्नी को भी। घर पूरा रूम के अगर तुम्हारा रूम है सपोज और तुमको अलाउड है तो एक आधा बोर्ड लेके आओ, वो बोर्ड के ऊपर पेन से लिखते रहने का, डेली टारगेट्स वगैरह ये सब कुछ। नहीं तो एक वो पिन वाला बोर्ड मिलता है मार्केट में, मिलता बहुत सस्ता भी रहता, लेके आओ, उसके ऊपर डेली टारगेट चार्ट्स वगैरह सब चिपकाओ। कुछ नहीं है, जब तक तुम स्टडी के लिए सामने आजू बाजू माहौल नहीं बनाएंगे तब तक वो उसका मतलब नहीं है। तो तुम्हारे राइटिंग बोर्ड होना चाहिए तुम्हारे पास, छोटा क्यों ना हो, एक स्टिकी बोर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर तुम डेली टारगेट्स वगैरह फार्मूलाज कुछ ना कुछ लिखा वाला दिखना चाहिए। तो ये सब तुम्हारा माहौल बनाता है स्टडी का, वैसा सब होना चाहिए। तो these all are part and parcel of these things. Gear up, give your some target, वो सब चीजों के हिसाब से बाकी चीजें फॉल इन प्लेस होती रहेगी। अगर तुम सिंसियर है, तुम सीरियस है, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक होते हुए दिखेगी। बट अगर तुम ही लूज पड़ेंगे तो बाकी चीजें होते हुए नहीं दिखेगी। और ये ध्यान में रखो, ऑल ओवर इंडिया पासिंग परसेंटेज ऑफ सीए फाउंडेशन इज ऑलवेज अप्रोक्स 25%। 25% का पासिंग परसेंटेज है। तुमको टॉप नहीं आना है, 4 लोगों में एक आना है। आजू बाजू देखो, ये 3 तो नहीं आ रहे, अपन आ रहे, हो गए काम। तो तुमको तुम्हारे आजू बाजू के 3 लोगों से आगे बढ़ने का है। ठीक है, अगर बीसीए की बात करें तो इट इज ऑलवेज 50 to 60%, हर 2 में एक बच्चा आता है आगे। तो ठीक है, तुम्हारे कॉलेज में बोलो ये सब जाने वाले, सिर्फ मैं आगे आने वाला हूँ। ठीक है, इवन बीसीए में भी देखो तो 2 बच्चों में एक बच्चा आगे आता है फाउंडेशन में।
तो देखो भाई, तुम्हारी रेस आजू बाजू भी खड़ी ही है तुम्हारे साथ, तो तुमको वो रेस के अंदर आगे जीतना है, तो प्रिपरेशंस तो करने पड़ेंगे, कमर कस लो, उसके सिवा नहीं होगा। तो शॉर्ट समरी, these are your timelines: 5 months for 12th and foundation along with the class, 2.5 months specifically for 12th, 2 months specifically for foundation. तो these are your timelines जिसके अंदर तुमको ये सब करने का है। रिवीजन के लिए तुमको बिटवीन एग्जाम 3rd रिवीजन होगा, मई मंथ में तुम्हारा 2nd होगा, अप्रैल मंथ में 1st रिवीजन होगा। अभी तुम्हारी 1st रीडिंग चालू है और टोटल 4 रीडिंग्स होंगी तुम्हारी। तो ये 5 मंथ्स के अंदर अभी तक जो पढ़े वो भी रीडिंग का ही पार्ट था, और अभी जो पढ़ने वाले वो भी रीडिंग का ही पार्ट है। सो दूसरा पार्ट, टारगेट्स रखो, पर्सनल टारगेट, और उसके हिसाब से सब्जेक्ट वाइज मार्किंग करो। उस हिसाब से तुमको समझ में आ जाएगा अपने को कितना प्रिपरेशंस करना है। हर पेपर के बाद एनालिसिस करो, कितने मार्क का पेपर था, कितने मार्क मुझे आए, नहीं मिलने के क्या रीजंस थे, वो हर पेपर पे लिखे होने चाहिए। ये तुम्हारा काम है। और पर्सनल टाइम जो अवॉइड हो सकता है वो अवॉइड करो, टाइम पास वाला। अनअवॉइडेबल है तो ठीक है, ठीक है, नाराज नहीं सर 10 दिन से बहुत टाइम बच रहा, ऐसा नहीं, तो वो चीज के साथ नहीं करने का है। एंड भाई साहब इधर T20 वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे हैं, ठीक है, तो भाई अगर तुम वो क्रिकेट के मैचेस देख रहे हो, वो टाइम वेस्टेज नहीं है, और नहाने के टाइम को वेस्टेज बोलेंगे तो कैसा चलेगा। सो प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, ये सब चीजें। हाँ सर, पानी नहीं पियेंगे तो टाइम बचेगा, और उसके बाद वाला टाइम भी बचेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है बाबू लोग। हाँ, सो जहां पे टाइम सेव हो सकता है वहां पे टाइम सेव करो, बाकी चीजें ऑटोमेटिक फॉलो इन प्लेस होती रहेगी। डरो भी मत कि कैसा होगा, हो जाएगा। आधा काम तो तुम सिर्फ क्लास में सिंसियरली आने से और ध्यान देने से ही होता है। अगर तुम क्लास में सिंसियरली डेली बेसिस पे आएंगे और ध्यान देंगे तो आधा काम तो उधर ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि घर पे जाके पढ़ने को टाइम उतना ही कम लगता है। एक दिन की छुट्टी, एक दिन की क्लास की छुट्टी इज इक्वल टू 7 to 8 hours ऑफ बैकलॉग, और 7 to 8 hours of backlog of a class will take 15 hours to 16 hours of your personal time. Or every day along with the class, if you have to manage a 2 hours a day, a 1 day of holiday will take at least 10 days to recover. तो 3 दिन की छुट्टी 1 महीना बैक, सीधी बात, नो बकवास। सो अगर कोई महीने में 3 दिन भी छुट्टी लेता है वो बाकी बच्चों से 1 महीना पीछे। अगर तुम डेली एकदम प्रेजेंट है तो तुम ऑटोमेटिकली ऑन द टोज है। तो ये ध्यान में रखो, एक तो छुट्टी मत लो, अगर ले लिए तो दोस्त को भी छुट्टी लेने लगाओ, तो बोले साथ में जाएंगे, बोले डूबेंगे सब। हाँ, तो अभी से अटेंडेंस के लिए पेरेंट्स को या फैकल्टीज को बोलने की जगह खुद से प्रेशर लेके आओ कि अपने को ओबीडियंट रहना है, ये स्ट्रिक्ट मेंटेन करो तो कुछ अच्छा मिलेगा। स्नैपचैट पे फोटो डाल के क्या स्ट्रिक्ट मेंटेन करके क्या मिलने वाला है, ठीक है। सो प्रेजेंटी एब्सेंटी की स्ट्रिक्ट लगाओ। पेपर्स में चीटिंग करके पेरेंट्स को या फैकल्टी के नजरों में उठने से अच्छा भाई अपना सत्य जानो, मेन एग्जाम में चिट्टे अलाउड नहीं है। इफ यू डोंट नो, लेट मी क्लैरिफाई, सीए एग्जाम्स में अगर कोई चीटिंग करता है कुछ नहीं होता है, ज्यादा से बहुत कुछ नहीं होता है, सिर्फ 3 साल के लिए तुमको सीए कोर्स से ढकेल दिए जाते हैं, तो 3 साल तक तुम सीए एग्जाम्स नहीं दे सकते हो, और उसके बाद वापस से शुरू करना पड़ता है। मतलब अगर कोई फाइनल में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो 3 साल तो एग्जाम नहीं दे पाएगा, और 3 साल के बाद फाउंडेशन से शुरू करना है, फाउंडेशन फिर इंटर फिर आर्टिकल से फिर फाइनल, ठीक है। सो इंटर में अगर पकड़ा गया तो सेम, सर फाउंडेशन बेस्ट है, हमको 3 साल के बाद वापस से फाउंडेशन ही देने का है। देखो कितना पॉजिटिव सोच है, 3 साल गए उसमें नहीं, सर वापस से फाउंडेशन ही तो देने का है ना, क्या लॉस है। हाँ, तो ध्यान में रखो, 3 साल तक इंस्टीट्यूट अटेम्प्ट देने नहीं लगाती तुमको, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल होता है। सो बी अवेयर एंड ये सब चीज़ों के थ्रू बचो, और अच्छे से जो टाइम मिल रहा है उसको ये करो। अभी अगर से फॉर एग्जांपल थोड़ा 10-15 मिनट का भी खाते फैकल्टी को कभी लेट हो जाता है, आगे चपर 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 करने की जगह कल क्या हुआ वो शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए कोशिश करो।
घर वाले खिलाते नहीं है क्या तुमको? कुछ भी हुआ कि बाहर जाने का है, चिप्स लाने के, ये लाने के, या घर वाले खिलाते नहीं कि क्या करते हैं? क्योंकि तुम पैदा ही बकासुर हुए थे, जब भी मिला तो क्या है, हर चीज में क्या जाने का है, ब्रेक में खाने पीने के लिए। वो दुकानदार को गोदी में लिए जैसा जाते तो उधर तो, तो क्या है ये हर बार इतना। तो भाई अपना टाइम अभी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करो, कर लिया ना एंजॉय, 11th वगैरह हो गया, अब क्या है, अब तो सीरियस हो जाओ। लाइफ में ये 3-4 साल है जो तब के निकालने हैं, बाद में क्या है, खुद का पैसा कमाओ उड़ाओ, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम है। बाप का पैसा मत उड़ाओ, खुद का पैसा उड़ाओ, उसमें अलग नशा है। ठीक है, नशा है मतलब वैसा कुछ नहीं करने का है। तो घूमो फिरो, शॉपिंग करो, जो करना है करो, पेरेंट्स को घुमाओ, उसके पेरेंट्स को घुमाओ, तो ठीक है। अब सीए बनने के बाद कमाते हुए तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अब तो बोलना घर वालों को सीए बन गया, कमा रहा हूं, अब क्या है? ठीक है। हाँ, सो बेसिकली कुछ एम्स रखो और वो सब चीजों को रख के साथ में प्रिपरेशन चालू करो। ओके, ठीक है।